गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, माने नियुक्तिकरण के महत्व, नियुक्तिकरण के लाभ। माने नियुक्तिकरण से किसी भी संगठन को क्या महत्व होता है, क्या लाभ मिलते हैं, ये आज की इस क्लास में, इस वीडियो में बच्चों हमें करने वाले हैं। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि पिछली क्लास में हमने नियुक्तिकरण के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। हमने नियुक्तिकरण के अर्थ के बारे में जाना था कि नियुक्तिकरण जो है वो जो हमारे पास रिक्त पद है, खाली पद पड़े हुए हैं, उनको लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना है। उसके बाद जो है हमने नियुक्तिकरण की जो है परिभाषा हमने पढ़ी थी, उसकी विशेषताएं जो है हमने करी थी बच्चों। और उसके बाद हमने ये भी किया था कि नियुक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है, माने नियुक्तिकरण को जो है अधिक महत्व देने की क्यों आवश्यकता पड़ी, नियुक्तिकरण को प्रबंध का एक जो है महत्वपूर्ण कार्य बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हम देख चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं कि नियुक्तिकरण से किसी भी संगठन को क्या फायदे मिलते हैं, क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है योग्य कर्मचारियों के खोजने में सहायक। योग्य माने ऐसे कर्मचारी जो कि क्वालिफाइड है, जो कि एबल है, जिनमें एबिलिटी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उनको वर्कलोड जो है दिया जाएगा, लोड किया जाएगा, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाएगी, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो अच्छी तरह से निभा के पूरा कर सके, तो उनको हम योग्य कर्मचारी कहेंगे। तो वो योग्य कर्मचारी हमें किसकी सहायता से ढूंढ सकते हैं, नियुक्तिकरण की सहायता से ढूंढ सकते हैं। अगर नियुक्तिकरण को हमने एक अलग फंक्शन हमने नहीं बनाया होता, अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाया होता, तो ये कार्य है उतनी कुशलता के साथ, उतनी विशेषज्ञता के साथ नहीं किया जा सकता था। चूंकि हम नियुक्तिकरण को एक अलग हम फंक्शन मानते हैं, बल्कि एचआरएम एक डिपार्टमेंट जो है वो हमारा एस्टेब्लिश किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या करता है, पहले ये देखता है सबसे पहले कि हमें कितने कर्मचारियों की जरूरत है, माने कितने कर्मचारियों के में जो रिक्वायरमेंट है, पुलिस की रिक्वायरमेंट है, ये देखा जाता है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। इसके लिए हम दो एनालिसिस हम करते हैं, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। ये दो एनालिसिस हमें ये बताते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉइज चाहिए। उसके बाद नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में ये देखा जाता है कि ये एम्प्लॉय हमें कहां से मिलेंगे, माने उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिक्रूटमेंट, भर्ती। मैंने लिखा है यहाँ पे भर्ती बोलेंगे, रिक्रूटमेंट बोलेंगे। रिक्रूटमेंट क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि लोगों को हमारे संगठन में आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप हमारे संगठन में आप आइए, अप्लाई कीजिए। तो इसमें ये देखा जाता है कि भर्ती के ना हम आगे पढ़ेंगे, हमारे डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं रिक्रूटमेंट के, विभिन्न स्रोत हो सकते हैं हमारे भर्ती के। तो उन स्रोतों के बारे में जानकारी हमें मिलेगी कि कहां से हमें कर्मचारी हमें सही मिल जाएंगे। और जब कर्मचारी, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव का मतलब है हम ये कोशिश करते हैं, हर संगठन ये कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके संगठन में आवेदन करें, एप्लीकेशन फॉर्म में भेजें, क्योंकि जितने ज्यादा एम्प्लॉइज आएंगे बच्चों, उनमें से हम बेस्ट एम्प्लॉय जो है वो हम छांट पाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, हमारा चयन है। चयन को मैंने क्या कहा, इट इज सिलेक्शन बोलते हैं इसको, इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। ये नकारात्मक हमारी प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि भर्ती में हम क्या करते हैं, बुलाते हैं ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को, जबकि सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, हम जो उनको घटाते हैं माने उसमें से छांटते हैं हम, माने हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर्मचारियों को दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एम्प्लॉइज को टू कैटेगरीज में हम क्लासिफाइड कर देते हैं। क्वालिफाइड एम्प्लॉइज को हम एक तरफ रख लेते हैं, और जो अनक्वालिफाइड है उनको हमें दूसरी कैटेगरी में रख लेते हैं। माने एक कैटेगरी में वो एम्प्लॉइज होते हैं जिनको हम सिलेक्ट करने वाले हैं, अपॉइंट करने वाले हैं, और दूसरी कैटेगरी में हमारे वो होंगे जिनको हम मना कर देंगे, जिनको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब ये हम कैसे करेंगे, इसकी प्रोसेस क्या है, आगे हम सिलेक्शन जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि हम क्या करेंगे। इसके लिए एम्प्लॉइज के नॉलेज को चेक करने के लिए हम उनके डिफरेंट टाइप्स के हम
टेस्ट लेंगे, उनकी हॉबीज को टेस्ट करने के लिए, उनकी जो है जो रीजनिंग पावर है उसको टेस्ट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग पावर को टेस्ट करने के लिए, और जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं वो सही रही है कि नहीं रही है उनको चेक करने के लिए हम जो है टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू हम लेते हैं, और उसके बाद जो है हम जो हमारे लिए बिल्कुल योग्य हमारे लिए कर्मचारी हैं, क्वालिफाइड हमारे लिए हैं, जिनमें एबिलिटी है काम को अच्छी तरह से करने की, उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यही पॉइंट हमारा था कि योग्य कर्मचारियों को खोजने में जो नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग है, वो हमारी हेल्प करता है। सेकेंड हमारा क्या है, उच्च निष्पादन में सहायक। उच्च निष्पादन क्या होता है, परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस जो है वो हमारी हो जाती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, किसके थ्रू, नियुक्ति करके। कैसे हो जाती है, फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं वापस। अभी यहाँ पे हमने किया कि बेस्ट जो एम्प्लॉइज हैं, क्वालिफाइड एम्प्लॉइज हैं, उनको हम चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद नियुक्तिकरण में ही आगे जो प्रोसेस हमारी इसमें स्टेप्स आते हैं, पहला मैंने बताया भर्ती, फिर हमारा जो है चयन के बाद जब आ जाते हैं वो कर्मचारी हमारे पास, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने पहले टेस्ट ले चुके हैं, हमें पता है उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, उनकी एबिलिटी क्या है, तो अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड इंटरेस्ट उनको वर्क हम अलॉट करते हैं। माने किसी भी एम्प्लॉय को वही काम दिया जाता है जो उसे करना आता है, जो उसे करना अच्छा लगता है। अब ऐसा होने से क्या होगा कि वो खुश होकर कार्य करेगा, उसकी जो कार्य क्षमता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके अलावा भी हम उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उसे हम टाइम टू टाइम हम उसको ट्रेनिंग देते रहेंगे। इसके अलावा जो है हम क्या करेंगे, उनको मोटिवेट करने के लिए टू परफॉर्म बेटर, हम उनको डिफरेंट जो हमारे मेथड्स हैं उनके थ्रू हम ये फाइंड आउट करते रहेंगे कि उनको कितना हम कंपनसेशन दें, उनका पारिश्रमिक कितना होना चाहिए। तो बच्चों इन सभी चीजों से क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज हैं वो मोटिवेट होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं टू परफॉर्म बेटर, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो हमारा जो उत्पादन है बच्चों, परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या हो जाती है, हमारी उच्च हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। थर्ड हमारा क्या है, उपक्रम की निरंतर दीर्घायु एवं विकास में सहायक। दीर्घायु का मतलब है सर्वाइवल। कोई भी संगठन जो है वो सर्वाइव कब करेगा, अगर हम देखें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, डेफिनेटली सर्वाइव करने के लिए उसे प्रॉफिट चाहिए, उसे अर्निंग चाहिए। बच्चों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसका जो मोटिव है वो क्या है, टू अर्न ए प्रॉफिट। हाँ, स्टार्टिंग में कोई बिजनेस अगर एस्टेब्लिश होता है तो वो कुछ सालों तक या कुछ टाइम पीरियड तक वो बगैर प्रॉफिट के भी काम कर सकता है, अपना शेयर मार्केट में बनाने के लिए, अपनी एक जगह बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी अगर लंबे समय तक किसी फर्म को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट नहीं होते हैं, कम प्रॉफिट होते हैं, लॉस होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन होने की स्थिति में नहीं होता है और वो क्लोज हो सकता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट हमारे जरूरी है। और प्रॉफिट कैसे आएंगे जी, प्रॉफिट आएंगे अगर हमारी परफॉर्मेंस क्या रहती है, परफॉर्मेंस हमारी ज्यादा रहती है, परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की अच्छी होती है। और ऐसा कब होगा, जब हमारे पास क्वालिफाइड हमारे पास एम्प्लॉइज होंगे और वो मोटिवेटेड होंगे, पूरी अपने 100% एफर्ट्स लगाएंगे जो है काम करने के लिए। इसके साथ साथ विकास में भी सहायक। विकास क्या होता है, सर्वाइवल तो क्या होता है कि भी इतना प्रॉफिट होता रहे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी जो कॉस्ट उसकी आई है, जो लागतें उसकी आई हैं, उसको पूरा करता रहे। मैंने यहाँ 3 चीजें लिखी है बच्चों, आपने पढ़ी हुई थी प्लस में, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल में क्या होता है कि इतना हमें मिल जाए कि हम जीवित रह पाए। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इतने प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को हो कि जो उसकी कॉस्ट है वो उसकी पूरी हो जाए, उसको सर्वाइवल बोलेंगे। उसके बाद सेकंड फेज में जब हम जाएंगे तो प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी। प्रॉफिट क्या होते हैं हमारे, कि जो हमारे एक्सपेंस है, जो हमारी कॉस्ट है, उसको तो पूरा कर दिया हमने, उससे ज्यादा सरप्लस में हमारे पास प्रॉफिट हो तो उसको हम प्रॉफिट करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, ग्रोथ। माने प्रॉफिट हमारे पास इतने ज्यादा हमारे पास हो कि हम अपने एक्सपेंस पूरे करने के बाद भी उनको हम री इन्वेस्ट कर सकें बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं प्लोइंग बैक। प्लोइंग जो वर्ड है उसका मतलब होता है जोतना। एक किसान खेत जोतता है, माने दोबारा से बिजाई करता है। इसका क्या मतलब हुआ, फसल उसने उगाई, जितनी भी फसल हुई वो सारा का सारा यूज नहीं करता है, उसका एक पार्ट दोबारा से उसको जो है बीज के रूप में उसमें डाल देता है। इसी को हम प्लोइंग कहते हैं।
तो बिजनेस में भी यही है, बिजनेस में जो फसल है वो क्या है, उसका प्रॉफिट है। और प्रॉफिट सारा का सारा यूज करने की बजाय बच्चों कुछ दोबारा से उसी बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसको हमें फ्लोइंग बैक भी कहते हैं, ताकि दोबारा से हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। तो ये सारे के सारे चीजें, सर्वाइवल, ग्रोथ या सर्वाइवल, प्रॉफिट या ग्रोथ, इसके लिए हमें अर्निंग चाहिए, इसके लिए हमें प्रॉफिट्स चाहिए। और वो सारे के सारे मैंने बताया आपको तभी आएंगे जब हमारे पास जो है वेल क्वालिफाइड हमारे पास वर्कफोर्स होगी और वो हाईली मोटिवेटेड होके अपने बेस्ट एफर्ट से काम में। नेक्स्ट हमारा है मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में सहायक, माने जो यूटिलाइजेशन हमारा है, वो जो आइडियल यूटिलाइजेशन है, बेस्ट यूटिलाइजेशन हमारा है मानव संसाधन का। मानव संसाधन मैंने आपको पहले भी बताया था, ह्यूमन रिसोर्स, इसको हम ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ ह्यूमन असेट्स भी हम बोल सकते हैं। असेट किसे कहते हैं, आपने प्लस 1 में अकाउंटेंसी में बच्चों पढ़ा था, असेट का मीनिंग आपने पढ़ा था कि असेट कैन बी एनीथिंग विच इज वैल्यूएबल, जो क्या है हमारा कीमती है, वैल्यूएबल है, और विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के प्रॉफिट्स इंक्रीज करने में क्या करे, उसकी हेल्प करे। और ह्यूमन असेट, हमने ह्यूमन रिसोर्सेज को असेट क्यों बोला, क्योंकि ये भी वैल्यूएबल है और ये भी हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन, अब बेस्ट यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि कोई भी कर्मचारी खाली ना रहे, किसी भी कर्मचारी के, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, इसको कहेंगे हमें अनुकूलतम उपयोग। अब ये नियुक्तिकरण से कैसे पॉसिबल होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको नियुक्तिकरण के प्रथम चरण के बारे में बताया था, फर्स्ट स्टेप के बारे में बताया था। क्या बताया था मैंने आपको ये कहा था कि नियुक्तिकरण में सबसे पहला जो हमारा स्टेप है बच्चों, स्टाफिंग का जो सबसे पहला पॉइंट हमारा है वो है टू चेक रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, माने कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण करना विद द हेल्प ऑफ वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। इसका क्या मतलब हुआ कि हम उतने ही कर्मचारियों को हम प्राप्त करने वाले हैं, रिक्रूट करने वाले हैं, सिलेक्ट करने वाले हैं, अपॉइंट करने वाले हैं, जितने की हमें जरूरत है। माने एम्प्लॉइज जो है वो ना तो हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा होने चाहिए और ना ही वो रिक्वायरमेंट से कम होने चाहिए। अगर ज्यादा होंगे रिक्वायरमेंट से बच्चों, तो कर्मचारियों को काम उनकी जो है योग्यता के अनुसार, उनकी कैपेसिटी के अनुसार नहीं मिलेगा, वो खाली रहेंगे, टाइम का हमारा जो है वेस्टेज होगा, हमारी कॉस्ट हमारी ज्यादा रहेगी। दूसरी तरफ अगर एम्प्लॉइज जो हमारी रिक्वायरमेंट से कम है तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा अटेन नहीं हो पाएगा, टाइम उसमें हमारा ज्यादा लगने वाला है। तो नियुक्तिकरण से हम उतने ही कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं जितने की हमें आवश्यकता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग के द्वारा उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि वो जो है कम टाइम में कम इनपुट्स का यूज करते हुए ज्यादा आउटपुट दे सकें। और उसके बाद हम जो है टाइम पे जो है उनके लिए डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाते हैं, हम जो है उनको अच्छा कंपनसेशन देते हैं, जिससे कि वो क्या करें, वो मोटिवेट हो अपनी एफर्ट्स को, अपनी एफिशिएंसी को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। टाइम टू टाइम हम परफॉर्मेंस अप्रेजल भी हम करते रहते हैं, उनका करियर कैसा है वो भी हम देखते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कुल मिला के कि जो मानव संसाधन हमारे हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन एसेट है, उनका हमारा बेस्ट यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उनका हो जाता है। और लास्ट हमारा क्या है, कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि एवं मनोबल में वृद्धि में सहायक। एक तो कार्य संतुष्टि माने जॉब सेटिस्फेक्शन। देखिए कोई भी व्यक्ति जब काम करता है बच्चों, तो उसका खुद के कार्य से, अपने ही कार्य से संतुष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपने काम से संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, तो हमारा जो ब्रेन है उसमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जाएंगी, और जब पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जाएंगी, पॉजिटिव थॉट्स जाएंगे, तो हमें मोटिवेट होंगे। हमारा जो मनोबल है, मन की जो शक्ति हमारी है, पावर ऑफ माइंड जो हमारा है, वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब हमें अपने ऊपर भरोसा होगा, हमारा जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आप सभी जानते हैं कि अगर हम अपने मन पे विजय प्राप्त कर लें, अगर हम अपने मन को, अपने माइंड को एक डिजायर्ड डायरेक्शन की तरफ लगा दें, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है।
एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड, कुछ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है? हमारे ब्रेन के स्टेटस पे। तो जैसे उसको थॉट्स डाले जाएंगे, जैसे उसमें विचार डाले जाएंगे, वैसे ही जो है कार्य प्रणाली हमारी होगी, वैसे ही हमारे एक्शन होंगे। तो यहाँ पे हम नियुक्तिकरण की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, कार्य संतुष्टि कब होती है? जॉब सेटिस्फेक्शन कब होता है? मान लेते हैं मुझे कोई, मैं कर्मचारी हूं, मुझे कोई ऐसा कार्य दे दिया जाता है जो मुझे पसंद ही नहीं है या जो मुझे करना ही नहीं आता, मेरी एबिलिटी ही नहीं है, तो क्या मैं अपने कार्य से संतुष्ट हो पाऊंगा? क्या मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी? आंसर होगा बिग नो, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि कर्मचारियों को उनकी योग्यता और उनकी रुचि के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कार्य दिया जाए। इससे जो है क्या होगा, वो मन लगा के अपना कार्य करेंगे, वो अपने कार्य से संतुष्ट हो पाएंगे, एक चीज। और जब वो कार्य से संतुष्ट होंगे, उनकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है, वो अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, उन्हें जो है अच्छा वेतन उन्हें मिल रहा है, अच्छी सैलरी उन्हें मिल रही है, और साथ ही साथ जो है प्रमोशन के चांसेस भी अगर है, तो उनके जो मनोबल है उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। उनका कॉन्फिडेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फायदा होने वाला है, क्योंकि परफॉर्मेंस हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता, ईंट ईंट से महल बने। माने जो कर्मचारी है, एक एक कर्मचारी जैसा कार्य करता है, उसी से मिलकर पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट तैयार होता है, प्रॉफिट उस पर डिपेंड करता है। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, राइट सिलेक्शन। सबसे पहले हम क्या करें? अच्छे एम्प्लॉइज, जो योग्य कर्मचारी हैं, उन्हीं को हमें सिलेक्शन करें। उनका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, जो उनकी योग्यता है, उनकी रुचि है, उसी के अनुसार उनको कार्य का विभाजन किया जाए। ट्रेनिंग को दी जाए, ट्रेनिंग उनको दी जाए टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी रिलेटेड टू प्रेजेंट वर्क। जो भी काम वो कर रहा है उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाए। और उसके बाद अगर जो उसका कार्य अच्छा है, हम क्या करते हैं, हर वर्ष हम उसके कार्य निष्पादन को चेक करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। और अगर कोई कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहा है, वो योग्य है, तो उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, उसको हमें जो है हायर अथॉरिटी पे, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, उसको हमें हायर अथॉरिटी पे, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेज सकते हैं, उसका स्टेटस हमें बढ़ा सकते हैं, उससे कर्मचारी हमारे मोटिवेट। तो आज के लिए इतना ही। तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देखेंगे और नोट्स बनाएंगे और लर्न। थैंक यू।